कर्नाटक में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री के लिए डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के नाम पर अब भी घमासान जारी। विधायकों की राय लेकर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस पर्यवेक्षक। आज रात तक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे रिपोर्ट। कल देर रात कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने विधायकों से करवाई गुप्त वोटिंग। बजरंग दल पर आपत्तिजनक बयान के मामले में घिरते दिख रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पंजाब की संगरूर कोर्ट ने जारी किया समन। 10 जुलाई को पेश होने का दिया आदेश। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने किया है 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर से 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर के 45 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। देश के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की दिशा में अहम कदम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्वीडन की यात्रा पर। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से की मुलाकात। स्वीडन के प्रधानमंत्री को दिया पीएम मोदी का व्यक्तिगत संदेश की भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की सराहना। एस जयशंकर ने स्वीडिश संसद के अध्यक्ष और स्वीडन के सुरक्षा सलाहकार से भी की बातचीत। भारत ने 4 यूरोपीय देशों से की मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा। यूरोपीय देशों के इस समूह में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल। दोनों पक्षों ने अपने प्रयास तेज करने और बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने पर जताई सहमति। नमस्कार, डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात कर्नाटक के नए सीएम की तलाश की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री चुनने की कवायद में बेंगलुरु गए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक अब दिल्ली लौट आए हैं। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि कल पार्टी विधायक दल की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया कि वो अगले कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करें। उन्होंने बताया कि तीनों पर्यवेक्षक अब दिल्ली लौट आए हैं और आज रात तक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप देंगे। इससे पहले कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया दिल्ली पहुंचे। कल 2 प्रस्ताव पारित किए गए विधायक दल की पहली बैठक में। एक धन्यवाद प्रस्ताव था और दूसरे प्रस्ताव से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक-एक विधायक से उनकी रायशुमारी की, उनकी चर्चा की, राजनीतिक हालात की चर्चा की। वो तीनों आपके सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने बताया कि कल रात कांग्रेस विधायकों की सीक्रेट बैलेट वोटिंग भी हुई और विधायकों से लिखित राय भी ली गई है। उन्होंने कहा कि विधायकों की राय हाईकमान को भेज दी गई है। बेंगलुरु के शांग्रीला होटल में कल हुई बैठक में विधायकों ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही करें। अब खड़गे दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत कर मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेंगे। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और डीके शिवकुमार भी दिल्ली में हैं। और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा है कि सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री नियुक्त करने का मामला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी के जरिए कर्नाटक की सेवा करना है। We have passed a single line resolution leaving to the High Command. We have, under my leadership, 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command, lest the High Command will take action.
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंग दल पर बयान देकर अब फंसते हुए दिख रहे हैं। खड़गे को बजरंग दल के मानहानि मामले में समन जारी हुआ है। पंजाब में संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन रमनदीप कौर ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में खड़गे को समन जारी किया है। कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को पेश होने को कहा है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए मानहानि की याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और कांग्रेस के कश्मकश सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि राजस्थान में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा से खुलकर बाहर आ चुकी है। आज उनकी यात्रा का 5वां और आखिरी दिन है। राजस्थान के महापुरा में अपनी यात्रा के आखिरी दिन सचिन पायलट ने मीडिया से बात की और ये समझाने की कोशिश की कि उनकी यात्रा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सचिन पायलट ने आज मुख्यमंत्री गहलोत को बातों ही बातों में ये सलाह भी दे डाली कि अब भी उनके पास 6 महीने का वक्त है और वो अपनी गलती सुधार लें। मैं किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूं। मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, मैं वही बात रख रहा हूं। नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात कांग्रेस पार्टी में से करती है, मैं वही बात कर रहा हूं। तो विरोधाभास कहाँ है इसमें? भाई मैंने कभी किसी की बुराई करी नहीं, मैंने कभी लांछन लगाया नहीं, किसी पे आरोप लगाया नहीं, किसी से मेरी अनबन व्यक्तिगत ना थी, ना है, ना होगी। राजनीति में व्यक्तिगत अनबन होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैंने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट वादे किए थे और मेरे साथ सबने इन बातों को रखा था। हर कांग्रेस नेता ने इस बात को रखा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी ने, कि करप्शन के खिलाफ जांच करेंगे और हम नहीं कर पाए। मैं सिर्फ मेरा इतना सा ही कहना है और हमें एक्शन, अभी भी समय है, 6 महीने का समय है, हमें एक्शन लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नए भर्ती किए गए लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल आयोजित होने वाले रोजगार मेले पर बात करते हुए कहा कि इन रोजगार मेलों के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि साथ साथ भारत में निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे और 3 अब तक ऐसे बढ़िया शानदार कार्यक्रम करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कल शिमला में मुझे रहने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग विभागों के जो लोगों को रोजगार मिलेंगे, कल उनको नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सरकारी क्षेत्र में भी उन्होंने रोजगार के अवसर और ज़्यादा खड़े किए हैं। और जैसे प्राइवेट क्षेत्र में हमने देखा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा है कि अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो उद्यमियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। अगली खबर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पुस्तिका जारी की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़े सुधार हुए हैं। रेलवे में हर प्रकार से यात्री सुविधाओं में सुधार हुआ है। देश भर में रेलवे स्टेशन में साइनेज की स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है। सभी रेलवे स्टेशन में और सहूलियत के साथ मॉडर्न साइनिंग बोर्ड लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों को और सुविधा हो। रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़े सुधार हुए हैं। विशेषकर जो यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में, चाहे सफाई हो, चाहे ट्रैक्स की क्वालिटी हो, चाहे कोचेस की क्वालिटी हो, चाहे वेटिंग एरिया का इम्प्रूवमेंट हो, हर प्रकार के पैसेंजर एमिनिटीज़ में बहुत सारे सुधार हुए हैं। इसी कड़ी में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में
देश भर में रेलवे स्टेशंस पे जो साइनेजेस होते हैं, जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो निशान होते हैं, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की गई है। दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करके एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है, स्टैंडर्ड साइनेजेस एट स्टेशंस ऑन इंडियन रेलवेज। आगे की खबरों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये मेरी लाइफ COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है, जो नासमझ और बेकार खपत के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बल देती है। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेषकर युवाओं की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस ऐप के माध्यम से दैनिक जीवन में की गई सामान्य क्रियाओं का जलवायु पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भूपेंद्र यादव ने उम्मीद जताई कि पोर्टल और ऐप मिलकर लाइफ के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को गति देंगे। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में केवड़िया, गुजरात में मिशन लाइफ का उद्घाटन किया था। ये मिशन लाइफ सरल और आसान कार्यों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबरों को देखेंगे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है।
Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की कुछ और बड़ी खबरों में भारतीय सिनेमा ही नहीं, इस बार भारतीय परिधान भी कैन्स फिल्म समारोह में अपनी अलग छाप छोड़ेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन परंपरागत तमिल परिधान में नजर आएंगे। विश्व सिनेमा में अपनी एक अलग जगह बनाते भारतीय सिनेमा और कैन्स फिल्म फेस्टिवल पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत की। भारतीय सिनेमा एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है, जहां पर भारतीय फिल्में भी दिखाई जाएंगी और सूचना प्रसारण और राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी भी उस समारोह में शरीक होने के लिए जा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा में इतने अपनी छाप छोड़ता जा रहा है और कांस में इस बार भी फिल्में दिखाई जाएंगी, तो पूरा जो विश्व है वो भारतीय फिल्मों का आप नए सिरे से रिकॉग्नाइज कर रहा है। Yes, you absolutely are right. What is that? This year we are going to participate in the 76th edition of the Cannes Film Festival. In this film festival, we are participating, and our eminent and our cinema celebrities they are participating. Particularly this the Elephant Whisperers producer Gunit Moenga. She is also participating in the red carpet, and some other celebrities they are also going to participate in this. This time the 4 movies they selected in officially they are going to screen 4 movies there in the Cannes Film Festival. This Indian pavilion for this time they are designed by the IIM Ahmedabad, a theme of Saraswati Yantra of our tricolor national flag. We have national sceneries there. So world cinema people they want to come to shoot in India. For that we want to be encourage them. For that our government of India for shoot in India, for the single window, our dynamic leader Prime Minister Shri Narendra Modi ji's guidance, we opened a single window system. एक अपनी परंपरा को दिखाने का भी मौका है और आप वेष्टी पहनने जा रहे हैं वहाँ पर और तमिल कल्चर को भी, तमिल संस्कृति को भी वहाँ पर आप दिखाएंगे। ये एक अच्छा मौका है भारत की विविधता भरी संस्कृति को विश्व मंच पर दिखाने। Our Tamil traditional shirt and dosti we call in veti. So I used to wear last year also I wore there in the Cannes Film Festival. So this year also I am going to wear in that. This year particularly we are the leader of the presidency of the G20. So for that reflection I made an emblem for the G20 emblem and our Tiranga, this our national flag. So for that I am going to wear this time. भारतीय जड़ों से जुड़ी फिल्में अपनी पहचान बना रही है, तो जो हमारे सिनेमाकार हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि अपनी जड़ों पर टिके रहे, अपने कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट। हमारा ग्रैंड मदर्स है, उस समय बोलते महाभारतम अमर का बोलते, रामायणम बोलते। इस समय हम स्टोरी टेलिंग इज आवर इनहेरेंट, इट इज इन हेरिटेज ऑफ आवर इंडियन फैमिलीज. सो वी आर द हंट एंड कप, वी हैव द कंटेंट्स, आवर कंटेंट्स टू लीड द थ्रू आउट द वर्ल्ड. So you can take our RRR, Bahubali and Elephant Whisperers. You can now this Ponniyin Selvan 1 and 2 part. So you can see now the Indian cinema is turned them face, and it is visualized throughout the world, and it is they are competing the world level. बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बातचीत करने। थैंक यू, नमस्ते। और अगली खबर द केरला स्टोरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जून के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। पुनीत कौर बाजवा की ओर से दाखिल याचिका में कई राज्यों में फिल्म पर लगे बैन को हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही फिल्म देखने आए लोगों और स्क्रीनिंग कर रहे सिनेमाघरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में हिंदू लड़कियों के अवैध धर्मांतरण का मसला भी उठाया गया है। मांग की गई है कि कोर्ट राज्यों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे और राज्यों से कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट तलब करे। याचिका में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है। 4 यूरोपीय देशों के समूह
EFTA के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता होने से द्विपक्षीय वाणिज्य, निवेश, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान में ये उम्मीद जताई गई। इस समय ब्रसेल्स के दौरे पर गए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने EFTA के चारों सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वृहद व्यापार समझौते से संबंधित प्रक्रियागत मुद्दों पर चर्चा की। यूरोपीय देशों के इस समूह में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। बातचीत पूरी होने के बाद जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने व्यापक व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता TEPA करने की दिशा में प्रयास जारी रखने से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। इसके पहले गत 26 अप्रैल को भारत और EFTA ने व्यापार समझौते पर बातचीत बहाल करने से संबंधित तौर तरीकों पर चर्चा की थी। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने अपने प्रयास तेज करने और बातचीत की प्रक्रिया जारी रखने के साथ ही अगले कुछ महीनों में इस तरह की कई बैठकों के आयोजन पर सहमति जताई। इसमें व्यापार समझौते में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझ विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। इस तरह के समझौतों में दोनों कारोबारी पक्ष एक दूसरे के आयात पर सीमा शुल्क को शून्य या फिर सीमित करने के साथ ही सेवाओं का निर्यात और निवेश बढ़ाने पर सहमत होते हैं। EFTA में शामिल ये चारों देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं। इन देशों को भारत का निर्यात अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 के दौरान 1.67 अरब डॉलर रहा, जबकि इस अवधि में भारत ने 15 अरब डॉलर का आयात इनसे किया। वाराणसी में गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रही है। गंगा नदी के घाटों को स्वच्छ रखने और नदी की निर्मलता को बनाए रखने में स्वच्छाग्रहियों ने अहम योगदान दिया है। स्वच्छाग्रही न सिर्फ घाटों को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, बल्कि घाटों के आसपास बने दुकानों और मोहल्लों को साफ सुथरा रखने में लोगों को भी जागरूक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और महादेव की नगरी वाराणसी में गंगा पहले से निर्मल हुई है। काशी में गंगा सफाई अभियान से जुड़े और शहर को स्वच्छ बनाने में स्वच्छाग्रही काफी मददगार साबित हो रहे हैं। स्वच्छाग्रहियों का काम केवल अपने आसपास और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ ही अपने आसपास कैसे सफाई रखें, कचरे का निष्पादन किस तरह किया जाए, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। माला फूल पूजा करके वही में छोड़ दिए, और फिर बहुत लोग है नहा के कपड़ा भी छोड़ के चले जाएंगे, तो कपड़ा को उठाएंगे तो उसको बांधेंगे, तो फिर गट्ठर करके तो ले जाएंगे तो धरेंगे, फिर उसके बाद नैया वाला बोर्ड तो उसी पर लदेगा। बनारस स्मार्ट सिटी के पायदान पर तेजी से चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में 80 घाट पर फावड़ा चलाकर स्वच्छता अभियान को पूरे देश में शुरू किया था। काशी से देश दुनिया को स्वच्छता का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री के प्रयासों की बदौलत आज शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इस अभियान का असर देखने को मिल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी यहाँ पे अपने हाथ से फावड़ा चला करके कार्य का शुरुआत किए हैं। एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके चलते कि जनता भी सपोर्ट कर रही है और पहले से पर्यटक भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से कूड़ा भी बहुत निकलता है। लेकिन हमारे सफाई मित्र हैं जो कि एकदम लगे हुए हैं, एकदम मन से लगे हुए हैं। काशी में पहले से गंगा निर्मल हुई है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर बताते हैं कि नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के पहले हालात दूसरे थे और लागू होने के बाद इनमें अंतर आया है। यहाँ थोड़ा पब्लिक का वो जो ज़्यादा प्रेशर है ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से यहाँ भी सफाई व्यवस्था का वो व्यवस्था की गई है और रेगुलर सफाई होती है। गंगा जी के अंदर जो है जो सफाई व्यवस्था, हमारे पास एक ट्रैश स्कीमर है जो कि इसके अंदर पानी के अंदर जो भी गंदगी आती है उसको वो साफ करता है। ट्रैश स्कीमर है तो वो लेकर के 80 से लेकर के नमो घाट तक उससे भी गंगा के अंदर सफाई होती है। गंगा की स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के भागीरथ प्रयास पहले दिन से जारी हैं। नमामि गंगे योजनाओं का असर गंगा निर्मलीकरण के मापदंड पर बेहतर हुआ है। भारतीयों के लिए गंगा केवल नदी नहीं बल्कि साक्षात देवी है, जिनकी हजारों साल से पूजा होती आई है। इसीलिए मोदी सरकार गंगा की सफाई के साथ साथ आसपास के पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए स्नान घाट जैसे और भी जरूरी कार्यक्रम पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बारी आ गई आपसे विदा लेने की, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं इस एक विशेष रिपोर्ट के साथ। गुजरात का सूरत शहर एक ऐसा शहर है जो कचरे के निस्तारण में पूरे देश के सामने मिसाल बनकर उभरा है। देश के बाकी शहरों में कूड़े के पहाड़ दिख जाते हैं, लेकिन सूरत में जो स्थल कूड़े के घर हुआ करते थे, आज वहां हीरा कारोबारियों के लिए बाजार बन गए हैं। सूरत शहर के पास क्या है कूड़ा प्रबंधन की योजना, आप देखिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।